आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र चुनाव से पहले पकड़ी गई बड़ी धांधली की, कांग्रेस के बीजेपी पर लगाए बड़े आरोपों की, देखेंगे मद्रास हाईकोर्ट के तमिलनाडु गवर्नर पर उठाए सवालों को, मणिपुर में उठी सीएम के इस्तीफे की मांग को, जानेंगे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर पास हुए प्रस्ताव को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़े तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत, आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर पर उठाए सवाल, कहा राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने के लिए है बाध्य, तमिलनाडु गवर्नर ने रोका था स्टालिन सरकार का फैसला। बरगाड़ी बेअदबी मामले में राम रहीम को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर लगी रोक हटाई, नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 218 अंकों की बढ़त के साथ 81,224 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 113 अंकों की बढ़त के साथ 24,863 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और इन्हें लेकर विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन चुनाव आयोग पहुंच गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष लगातार एनडीए पर चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाता आ रहा है और अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो एनडीए पर फिर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर महाविकास आघाड़ी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला। एमवी का कहना है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हमने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और कुछ गड़बड़ियों को उनके संज्ञान में लाया। हमने कार्रवाई की मांग की और हमें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में एनडीए मुश्किल में पड़ सकती है और इस वक्त मुश्किल में शिंदे सरकार भी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए माझी लाड़की बहन योजना शुरू की। विपक्ष तो पहले से ही इस योजना को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं अब योजना को लेकर आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल राज्य सरकार ने इस योजना के प्रचार प्रसार में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अमरावती के आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस ने सरकार पर सवाल खड़े किए और साथ ही इसकी जानकारी मांगी थी। इस पर सरकार ने कहा कि विविध माध्यमों के जरिए प्रचार प्रसार में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जिसके बाद अजय बोस ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ये योजना इतनी लाभकारी है तो उसे इतना प्रचारित करने की जरूरत क्यों पड़ी। जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी सरकार ने क्यों की। महाराष्ट्र सरकार सवालों से घिरती जा रही है। आने वाले वक्त में सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वोटों की हेराफेरी का खेल अभी से शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ी हेराफेरी का आरोप राज्य की एनडीए सरकार पर लगाया है। आरोप 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक मुसीबतों से घिरती जा रही है और अब एक बार फिर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बड़े घोटाले का अंदेशा लगाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 10,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की डकैती कराई है। ये 10,000 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के हैं जो सरकार को टैक्स के रूप में दिए गए हैं। पवन खेड़ा ने कंपनी का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी चंदा लेकर धंधा कर रही है। पवन खेड़ा के मुताबिक ये घोटाला पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। पवन खेड़ा का कहना है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक किसी एक कंपनी को 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन का क्राइटेरिया बदलकर एक कंपनी को 4 प्रोजेक्ट दे दिए गए। ये काम बी यानी बीजेपी कंपनी कर रही है। इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खेड़ा के खुलासे से एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रही है तो वहीं उसकी मुश्किलें राहुल गांधी लगातार बढ़ाते नजर आ रहे हैं। राहुल की सक्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है और अब राहुल गांधी अचानक ही दिल्ली के जवाहर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति से मुलाकात की। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 18 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जवाहर भवन में इंदिरा गांधी नेशनल फेलोशिप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। इस बैठक को शक्ति अभियान का नाम दिया गया। इस मौके पर महिलाओं की राजनीतिक चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस दौरान राहुल गांधी ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के बिना समाज का स्वरूप नहीं बदल सकता, इसलिए हमें मिलकर महिला अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी और आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाना होगा। इस शक्ति अभियान में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर इंदिरा फेलोशिप ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। आज शक्ति अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राहुल गांधी ने भाग लिया, जिसमें हमारे अभियान को और बल मिला। हमारे इंदिरा फेलो सावित्री ने उन्हें शक्ति अभियान का प्रतीक बैच पहनाकर उनका स्वागत किया। यह हमारे अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक क्षण है। बता दें कि राहुल गांधी अक्सर ही आम लोगों के बीच उनसे मिलने के लिए पहुंच जाया करते हैं और राहुल ने कुछ ऐसा ही आज भी किया। अब राहुल इस शक्ति अभियान के बाद कल यानी 19 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची में होंगे, जहां वो संविधान सम्मान सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राहुल ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की बात की है, तो इस समय सबसे ज्यादा चुनौती उन राज्यों के सामने है जहां सत्ता गैर एनडीए पार्टी की है, क्योंकि राज्य कैबिनेट के फैसले राज्यपाल मानने को तैयार नहीं होते हैं। और अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्यपाल को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को कैबिनेट का आदेश ठुकराने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो राज्य कैबिनेट के फैसलों को मानने के लिए बाध्य है। वो कैबिनेट के फैसले बदल नहीं सकते। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस शिवा ग्रामम की बेंच ने कहा कि गवर्नर आर.एन. रवि कैबिनेट के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। दरअसल 20 साल की कैद की सजा काट रहे कैदी वीर भारती ने राज्य सरकार से अपने अच्छे आचरण की दलील देते हुए जल्द ही रिहाई की मांग की थी। स्टालिन कैबिनेट ने वीर भारती की जल्दी रिहाई को मंजूरी दे दी, लेकिन गवर्नर आर.एन. रवि ने राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद वीर भारती ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई की सिफारिश सीएम को भेजी गई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मामले को राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने रिहाई से इनकार कर दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि गवर्नर आर.एन. रवि का इस मामले में कोई व्यक्तिगत नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। वैसे तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच टकराव नया नहीं है। 12 फरवरी 2024 तमिलनाडु गवर्नर विधानसभा में बिना अभिभाषण पढ़े वॉकआउट कर गए थे। 9 जनवरी 2023 को उन्होंने सरकार के भाषण के कई अंश पढ़ने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कई विधेयकों को भी लंबे वक्त तक गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि गवर्नर को कैबिनेट के फैसले को मानना ही होगा। हाईकोर्ट के फैसले का असर केंद्र सरकार पर दिखाई देगा। बीजेपी दबाव में है और इस दबाव को उसके ही विधायक बढ़ा रहे हैं। मणिपुर के बीजेपी विधायकों ने तो सीएम को बदलने तक की मांग कर दी है, तो आखिर क्यों फिर उठी बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। बीजेपी के ही 19 विधायकों ने अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बीरेन सिंह को मणिपुर के सीएम पद से हटाए जाने की मांग की है। दरअसल हाल ही में मणिपुर मामले को लेकर कुकी, मैतई और नगा समुदाय के विधायकों की दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में 19 बीजेपी विधायकों के साथ कुकी, मैतई और नगा समुदाय के विधायकों के नाम शामिल हैं। चिट्ठी में विधायकों ने लिखा है कि राज्य में सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। सीएम को पद से हटाना ही राज्य में हिंसा को रोकने का इकलौता रास्ता है। लेटर में विधायकों ने आगे लिखा है कि लोग अब बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। लोग राज्य में शांति और सामान्य स्थिति चाहते हैं। इसके अलावा राज्य में जिस तरह से बीजेपी का पतन हो रहा है, उससे भी हम दुखी हैं। अब देखा जाए तो मणिपुर मामले पर सीएम बीरेन सिंह के ही विधायक उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विधायकों की पीएम को लिखी गई इस चिट्ठी का क्या असर होता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी मणिपुर के सीएम को हटाएंगे, जिनके खिलाफ उनके ही पार्टी के विधायक बागी तेवर दिखा रहे हैं। वहीं तेवर तो सरकार बनाते ही उमर अब्दुल्ला के भी दिख रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम पद की शपथ लेते ही उमर अब्दुल्ला एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उमर ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इट्टू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा शामिल हुए थे। वहीं कहा जा रहा है कि उमर 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। ऐसे में अगर पीएम मोदी की तरफ से भी इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है तो जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने को तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ उमर ने आज अपनी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। इनमें उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, वो सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। सुरेंद्र चौधरी जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है वो लोक निर्माण विभाग, खनन, कौशल विकास, श्रम और रोजगार मंत्रालय देखेंगे। इसके अलावा सकीना मसूद इट्टू को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण विभाग दिया गया है। वहीं जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन पर्यावरण और ट्राइबल विभाग सौंपा गया है। जावेद अहमद डार कृषि उत्पादन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता और निर्वाचन विभाग देखेंगे। इसके अलावा सतीश शर्मा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, युवा सेवा, खेल आदि विभाग सौंपे गए हैं। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर की कमान संभालने के बाद से ही लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला तेजी से फैसले ले रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, इस पर सभी की नजरें जरूर बनी हुई हैं। इसी के साथ ही नजरें इस समय झारखंड चुनाव पर भी टिकी हुई हैं, जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों को लगातार झटके लग रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से सत्ताधारी पार्टी जेएमएम जबरदस्त तैयारियों में लगी हुई है। सियासी दलों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच एनडीए को राज्य में बड़ा झटका लगा है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान होते ही जमुआ से बीजेपी विधायक केदार हाजरा ने बीजेपी को छोड़ कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो का दामन थाम लिया है। तो वहीं पूर्व मंत्री और आजसू के कदावर नेता उमाकांत रजक आजसू को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। ये एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि केदार हाजरा जमुआ सीट से 3 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। इस बार बीजेपी की तरफ से उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। पूर्व विधायक उमाकांत रजक चंदन कियारी सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन इस बार पार्टी उन्हें चंदन कियारी सीट से टिकट नहीं दे रही थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में बीजेपी और आजसू दोनों की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामते ही उमाकांत रजक ने कहा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। कहा जा रहा है कि झामुमो इन दोनों को उनकी परंपरागत सीटों से उम्मीदवार बनाएंगी। विधानसभा चुनाव में एनडीए का बड़ा नुकसान अब हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। किससे? और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज बीजेपी ने झारखंड में होने वाले चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा किया, जिसमें से 2 सीटें झारखंड में जेडीयू को दी हैं और 1 सीट सिर्फ चिराग पासवान को दी है। किस्मत में दोनों की कहा जा सकता है कि सिर्फ मुगालते में रहना है, भला इससे ज्यादा वो अब कर भी क्या सकते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।